नमस्कार। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे आरपीएससी का पेपर जो 13 मार्च 2021 में लगा था। लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। ये प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग, इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं पॉलिटेक, ठीक है। नहीं है, इसमें 150 क्वेश्चन आए थे। सिलेबस वही था जो आपके आरपीएससी को लेक्चरशिप का है, ठीक है। नहीं है, 9 से 12 बजे के टाइम में लगी थी। तो इस पेपर में सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आप क्या लगा सकते हो, रिट लगाओगे या कोई ऑब्जेक्शन डालोगे। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही से आंसर दिए हैं आरपीएससी ने पहली बार, ठीक है। नहीं है, स्टार्ट करता हूं। वैसे एक चीज बताऊं मैं आपके, इसके बहुत सारे क्वेश्चन है ना मैंने पहले करवा दिए हैं आपको, ठीक है। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हैं वो पहले डिस्कस कर लिए हैं मैंने इसके सारे के सारे, और वही आंसर आए हैं जो मैंने बताए थे, ठीक है। नहीं है, और यूवीआईआर के क्वेश्चन भी वो के वो हैं, केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन भी वो के वो हैं। लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। नहीं है, अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके आराम से उसको देख सकते हो, ठीक है। नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं अपन पेपर को। देखो इधर क्या है, द एग्जाम्पल ऑफ 2D स्ट्रक्चर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। 2D स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, फुलरिन 2D है, डायमंड आपका 2D है, कार्बन नैनोट्यूब 2D होती है जो ग्रेफिन से बनती है। तो ग्रेफिन जो है आपकी वो 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है। नहीं है, करवाया हुआ है ये कार्बन एटम इन कार्बन नैनोट्यूब्स। तो फुलरिन से कार्बन नैनोट्यूब्स बनती है। फुलरिन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा, sp2 होता है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगा। तो ग्रेफिन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट दे सकते हो, द रेशियो विच डिसाइडेड द एफिशिएंसी ऑफ नैनो सब्सटेंस। तो मैंने आपको बताया था ये उस वीडियो में, सरफेस एरिया, ठीक है। नहीं है, जैसे मान लो कि कोई क्यूब है, क्यूब के आप बहुत सारे टुकड़े करोगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो उसकी एफिशिएंसी डिसाइड करता है किसकी, नैनो सब्सटेंस की। द नैनो मटेरियल यूज्ड फॉर कटिंग टूल्स। तो जो ड्रिल मशीन में जो आगे क्या बोलते हैं उसको, लोहे की रोड लगती है, वो टंगस्टन की बनी हुई होती है एक्चुअल में, अपन को लगती है, ठीक है। नहीं है, लोहे की भी बनाते हैं लोग, टंगस्टन की कॉस्टली आती है। और टंगस्टन जो कार्बाइड है वो सबसे हार्डेस्ट माना गया है। सिलिकॉन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड, ये सारे हार्डेस्ट में उसमें से आते हैं मटेरियल में से। तो नैनो मटेरियल से बना हुआ है टंगस्टन कार्बाइड जो बहुत ही हार्डेस्ट आता है और कटिंग टूल के रूप में काम में आता है, ठीक है। नहीं है, जब फ्लोरीन को डोप करोगे आप, ठीक है। नहीं है, तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। ये सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं डिटेल से, समझा गए, ठीक है। नहीं है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन सोलवेंट। अब देखो ये ग्रीन केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ग्रीन केमिस्ट्री ऐसी नहीं है कि भाई हरी होगी। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब हो गया कि ऐसी केमिस्ट्री जो अपने एनवायरमेंट को फायदा भी नहीं तो नुकसान तो नहीं पहुंचाए, ठीक है। नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाए, ठीक है। नहीं है, वो ग्रीन केमिस्ट्री के अंतर्गत पड़ी जाती है। इसके सारे वो हैं, डिटेल से करवाऊंगा इसको मैं, ग्रीन केमिस्ट्री को आराम से बहुत बढ़िया तरीके से करवाऊंगा। सिंगल क्वेश्चन भी आपका मिस नहीं होगा, और आपको बताऊंगा कि कौन सी ग्रीन रिएक्शंस होती हैं, कौन सी ग्रीन सोलवेंट होते हैं। तो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अपने एनवायरमेंट को कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचाती है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसियस फॉर्म में होती है वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की कैटेगरी में आती है। तो पहला आंसर तो है नहीं, नोट पूछ रहा है, ठीक है। नहीं है, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया थोड़ा सा हैजार्ड कैटेगरी में आता है, ठीक है। नहीं है, हाँ प्लांट्स के लिए सही है, लेकिन ओवर एक्सेस ये भी खराब है। तो आप ये बोल सकते हो कि लिक्विड अमोनिया आपका क्या नहीं है, ग्रीन सोलवेंट नहीं है। आयनिक लिक्विड्स, आयनिक लिक्विड्स का मतलब होता है वो लिक्विड्स जो वाटर में डिजोल्व हो जाए, ठीक है। नहीं है, हाँ, और वाटर यूनिवर्सल ग्रीन सोलवेंट है, टेंशन मतलब। तो इसका आंसर लिक्विड अमोनिया है। द टेक्निक बाय विच इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पेसिमेन कैन बी ऑब्जर्व्ड। तो बताया था मैंने आपको TEM, वीडियो जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेकेंडरी प्रीकर्सर ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक कौन होगा, यहां पे है पॉली ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, PAN और ओजोन जो है दोनों वो सेकेंडरी क्या कहलाते हैं, प्रीकर्सर कहलाते हैं। और प्राइमरी प्रीकर्सर में एक तो NO2 आता है, एक हाइड्रोकार्बन आता है। तो अगर आरपीएस ने इसमें सेकेंडरी प्रीकर्सर पूछा है तो ये मान के चलना
कि आपके आने वाली आरपीएससी स्कूल लेक्चरशिप में ये प्राइमरी प्रीकर्सर पूछेगा, या हो सकता है पीएम को हटाकर ओजोन ही दे दे यहाँ पे, ठीक है नहीं है, सेकेंडरी भी पूछ सकता है। क्लियर है, बिल्कुल इजी है, कर लोगे आराम से। ये नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है, फोटोकेमिकल स्मोक नॉर्मली डज नॉट कंटेन, क्या नहीं रखता, फोटोकेमिकल स्मोक नहीं रखता। देखो इधर एक्रोलीन रखता है, ओजोन रखता है, पीएन तो है ही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं रखता है ना, सीएफसी नहीं रखता, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सीएफसी जाएगा। जिरकोनिया ये सिरेमिक है, बताया हुआ है, हार्ड मेटाइल होता है। बीओडी लेवल ऑफ क्लीन वाटर, जो वाटर पीने योग्य होता है उसकी बीओडी 5 से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो 5 से कम होनी चाहिए, तो इसका आंसर फर्स्ट आएगा। द डिजीज काज्ड ड्यू टू एक्सेस ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर। जब मैंने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री करवाई थी तो मैंने इसके ऊपर जोर दिया था कि ये मेथमोग्लोबिनिया जो डिजीज है इसके बारे में पूछा जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, वो क्या करती है, नाइट्रेट कंटेंट का पानी ज्यादा पी लेती है, तो उसकी जो बच्चा पैदा होता है उसमें यहाँ पे रेड रेड या कोई एक्चुअल में क्या होता है कि भाई ब्लूनेस आ जाती है। क्यों आई ब्लूनेस, क्योंकि उसके ब्लड में, बच्चे के ब्लड में क्या हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गई, क्या हो गया, बढ़ गया। और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन आपको पता है डार्क पर्पल कलर का होता है, अपनी मेंस में देखा करो आप, ये जो ब्लू ब्लू दिखाई देता है ये डीऑक्सी है, समझ में आई बात। हाँ, तो ये डिजीज है, इसका आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये ज्यादातर इनकरेक्ट ही पूछता है। पहला है, इट अकर्स इन स्ट्रेटोस्फीयर, बिल्कुल सही बात है, ओजोन डिप्लीशन स्ट्रेटोस्फीयर में ही होता है। सीएफसी आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, सीएफसी बिल्कुल ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इट टेक प्लेस थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बिल्कुल सही बात है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा होता है। इट इज ओनली रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अरे पागल हो गया क्या, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये रीजन नहीं है, ठीक है, नहीं है कि ओजोन डिप्लीशन ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ। नेक्स्ट है, द गैस विच रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन बाय रिप्लेसिंग ऑक्सीजन, सब जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी आएगी गैस इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऐसी गैस है जो क्या करती है, ऑक्सीजन को रिप्लेस करके। आपको बता दूं, ऑक्सीजन की तुलना में कम से कम तो 25 गुना तेजी से जुड़ती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए अपन ये कहते हैं कि जब भी कोई हीटर या कोई सिगड़ी वगैरह जला के अपन रखते हैं तो ऑक्सीजन की कमी मत होने दो कमरे में, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, आपके जो कार्बन है उसका कंबंशन आधा होता है, यानी कि यूं बोल दो इनकम्प्लीट कंबंशन होता है कार्बन का, और कार्बन का इनकम्प्लीट कंबंशन से क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। बननी क्या चाहिए थी, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन बनती क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही अपन भारी मात्रा में लेते हैं अपनी बॉडी में, इनहेल करते हैं, तो वो सीधा सीधा न्यूरल सिस्टम को फेल करती है, ठीक है नहीं है, और आदमी दम घुटने से मर जाता है, किसी को पता ही नहीं लगता कि कैसे मरा, साइलेंट किलर के रूप में, है ना। मैक्सिमम प्रिसाइड कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम, इसके ऊपर भी जोर दिया था मैंने जब पेपर करवाया था, इसका फोर्थ आंसर है 0.005 pm। ये याद रखने पड़ते हैं डाटा, कुछ डाटा ऐसे हैं, ठीक है नहीं है, जो याद करने पड़ेंगे आपको। इसका भी मैं जो वीडियो है उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, आराम से देखना, पूरा वीडियो है, बढ़िया शानदार। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, क्या है भाई, CO2 ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल है। ओजोन है, बिल्कुल है। CH4 है, बिल्कुल है। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में नहीं रखी जाती, इसका मतलब इसका आंसर क्या जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर है, द सब्सटेंस यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी ड्राई क्लीनिंग करते हैं तो देखो इधर मैं फिर कह रहा हूं, सुन लेना अच्छी तरह, ये सारे के सारे सोलवेंट है, क्या है, सारे के सारे सोलवेंट है, और इनमें से बायोहैजार्ड सोलवेंट कौन सा नहीं है, यानी कौन सा ग्रीन सोलवेंट है, आपका लिक्विड CO2, ये ऊपर भी चर्चा करके आए हैं अपन। तो एक्चुअल में अगर ऊपर का क्वेश्चन सही हुआ है आपका, पीछे का ग्रीन सोलवेंट वाला जिसमें हमने अमोनिया को ग्रीन सोलवेंट नहीं बताया है, CO2 लिक्विड को बताया है, ठीक है नहीं, वाटर को बताया है, और आयनिक लिक्विड को बताया है, क्लियर है। हाँ, तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे।
तो आपका आंसर क्या जाएगा इसका, लिक्विड CO2 जो है वो यूज में लिया जाता है, या यूं कह दूं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है, आप ले लिक्विड CO2। फिर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहां पे आपको बता दूं कि IUPAC की कम से कम 6 क्वेश्चन आए हैं नोमेनक्लेचर की। जैसे वेलिन पूछा हुआ है, वेनिलीन, कि वेनिलीन क्या होता है, तो वेनिलीन बताता हूं मैं आपको। देखो वेलिन जो है एक यूं मान लो कि खाने में मिलाए जाने वाला क्या है, प्रोडक्ट है, ये खाने में मिलाया जाता है। इससे क्या होता है, खाना आपका खराब नहीं होता, ठीक है नहीं, प्रिजर्वेटिव की तरह काम में लेते हैं वेनिलीन को। आप देखना नेट के ऊपर मिल जाएगा वेनिलीन। और वेनिलीन जो है बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव होता है, जिसमें कहां होता है, 4th पोजीशन पे तो OH ग्रुप होता है और यहाँ पे मिथोक्सी ग्रुप होता है। अब IUPAC नाम देख लो इसका, तो नंबरिंग अपन किधर से करेंगे, नंबरिंग जो करेंगे अपन वो इधर से करेंगे CHO की तरफ से, 1 2 3 4 5 और 6, ये हाइड्रोक्सी और ये मिथोक्सी। तो पहले कौन आएगा, हाइड्रोक्सी आएगा। तो चेक कर लो 4 हाइड्रोक्सी का है, बिल्कुल 4 हाइड्रोक्सी है, मिल गया आपको सेकंड आंसर, 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका आंसर होगा। यही करके आए थे, करके आना भी पड़ेगा भाई, कोई इलाज नहीं है। अगर आप यहाँ पे 150 के 150 क्वेश्चन सही नहीं करोगे पेपर फर्स्ट में, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि सेकंड पेपर में 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो उठा पटक करेंगे, जैसे टेक्निकल एजुकेशन में की थी। तो इसलिए फर्स्ट पेपर को तो कम से कम ऐसा करो कि 150 के 150 क्वेश्चन आप कर सको। और देख लो अभी बताऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए में से आए, खास बात, ठीक है नहीं है, खास बात पढ़ाए हुए में से आए। तो पूरा देखना, ताजमहल का संगमरमर है ना, प्राकृतिक रंग तथा आपाक होता जा रहा है। आपाक का मतलब क्या होता है देखते हैं यार। हाँ जी, द मार्बल ऑफ ताज महल इज गेटिंग डिसकलर्ड एंड क्या है, लस्टरलेस ड्यू टू, ये तो एसिड रेन के कारण ही हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, एसिड रेन के कारण। किसके कारण हो रहा है, एसिड रेन के कारण। बस एक ही काम है इसका तो। हाँ जी, पिरिमिडीन, पिरिमिडीन क्या होता है भाई, ये हेट्रोसाइक्लिक नोमेनक्लेचर है इसका, आरपीएससी का। देखो कितना छोटा सा, कितना बचकाना नोमेनक्लेचर दिया है हेट्रोसाइक्लिक का, इतना घटिया ना कोई नहीं दे। 1 2 3, हाँ जी 1 3 डाइएजीन का है भाई, 1 3 डाइएजीन का है, क्योंकि 6 मेंबर के अपन INE लगाते हैं अनसेचुरेटेड हो तो ये पिरिमिडीन है। और पिरिमिडीन का IUPAC नाम क्या होगा, 1 3 डाइएजीन। देख लो कहा है 1 3 डाइएजीन, ये रहा, ठीक है। उसके बाद में ये वाला है आपका IUPAC नेम इसका। तो नंबरिंग अपन, ये स्पायरो कंपाउंड है, क्या है, तो नंबरिंग यहां से करेंगे इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है नहीं है। तो 2 पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है कहां है, अरे यार क्या भगवान जाने, इतना थर्ड क्लास क्वेश्चन। आगे पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस नोमेनक्लेचर आते ही क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है नहीं है। 2 मिथाइल स्पायरो 4 5, 1 2 3 4 और इसमें 5 है, 4 5 डेका 10 कार्बन है, और 1 और 6 पर आपका क्या है, डबल बॉन्ड है। कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट देखो, इसका पूछा हुआ है IUPAC नोमेनक्लेचर, द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द कंपाउंड गिवन। तो इसका अपन या तो कीटो लिखते हैं या ऑक्सी लिखते हैं, आपकी इच्छा हो जो लगा दो, या तो कीटो लिखेंगे या ऑक्सो लिखेंगे। तो यहां पे ऑक्सो लिखा हुआ है, 4 ऑक्सो, 1 2 3 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। फिर ये क्वेश्चन आ गया स्पायरो का, ठीक है नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टा सब में है, हेप्टा के बाद में देखो 1 2 3 4 5 6, 4 और 6 चेक कर लो कहां है, बस ये रहा थर्ड आंसर। IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड कौन सा होगा इसका, थर्ड है इसका आंसर। ये करवाया हुआ है नोमेनक्लेचर का, इसका वीडियो भी डाल दूंगा मैं, नोमेनक्लेचर का पूरा करवाया हुआ है। हाँ जी, ये थोड़ा सा यूं लगा कि मेरे को ठीक क्वेश्चन है आरपीएससी की लेवल के हिसाब से, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है नहीं है। यहां पे क्या करवा रहे हैं, नोमेनक्लेचर तो दे रहे हैं, साथ में आरएस नोमेनक्लेचर और पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, आरएस नोमेनक्लेचर। तो बड़ी आसानी से करते हैं आरएस नोमेनक्लेचर। 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर इसको मिलेगा नीचे वाले को, 3 नंबर इसको मिलेगा, 4 नंबर इसको मिलेगा, और इसको बाहर निकालेंगे अपन। हाँ जी, वैसे देख लो 1 से 3 घूमने पर कौन सी डायरेक्शन आ रही है, कौन सी आ रही है, एंटी क्लॉक आ रही है, एंटी क्लॉक आ रही है। 4th ग्रुप का है, जहां नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आएगा, क्या आएगा,
नहीं, आर आएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हाँ जी। इसका चेक करेंगे अपन, 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, 3 इसको देंगे, घूमेंगे, कौन सी डायरेक्शन आ रही है चेक करो, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। इसकी भी डायरेक्शन ऐसी आ रही है, एंटी आ रही है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो क्या आएगा, एस होगा। ये तो ये एस और ये आर। और अपन अच्छी तरह जानते हैं जब दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं तो अपन आर को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये देखो कि आर किस में है, बोलो सर आर 2 में है, इसमें भी है आर, इसमें भी आर, लेकिन दूसरा एस है, तो मिल गया आपको थर्ड आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन अपन करते हैं, बाकी का पढ़ो चाहे मत पढ़ो, कोई मतलब वाली बात नहीं है। चले भाई आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आराम से करो। ये फिर क्वेश्चन ये करो यार, खुद करके देखो खुद। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब की बार कीटो दे दिया होगा, मेरे को पता है, विश्वास है पूरा। तो 5 इथाइल, 5 इथाइल, ये देखो आ गया ऑक्टेनोइक एसिड, 8 कार्बन का, थर्ड आंसर। नेक्स्ट है ये बाइसाइक्लो कंपाउंड का दे दिया है, तो बाइसाइक्लो में अपनी नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग यहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कितने हैं, 2 2 और 1, 2 2 और 1। ठीक है भाई, ये 2 2 1 इसमें, ये चेक करो, 2 2 1 देखो पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, इसी से पता लग गया। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शन, जय हो, धन्य हो। फिर भी अगर आप क्वेश्चन गलत करके आते हो ना, तो भगवान आपको कभी भी माफ नहीं करेगा, खासकर केमिस्ट्री माफ नहीं करेगी आपको, भगवान फिर भी कर देगा, भगवान तो बोला है। ठीक है भाई, चलो आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, तो ये तो एस्टर है, 1 2 3 4 5 6 7, ये पता नहीं स्ट्रक्चर को भी नहीं घुमाता, सीधा सीधा नंबरिंग के लिए दे देता है ये। तो 6 पर ब्रोमो और 3 पर मिथाइल और इथाइल, तो इथाइल 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 सब में है, हाँ भाई इथाइल इथाइल सब पे है, 6 पे ब्रोमो 3 पर मिथाइल, ये फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, शायद फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टेनोइक एसिड, हेप्टेनोइट। ठीक है भाई, हेप्टेनोइट, 4 हेप्टेनोइट, क्या है ये, 4 पे क्यों डाला इसको, हेप्टोनोइट। दोबारा चेक करो, 1 2 3 4, अच्छा 4 एल्कीन के लिए आ रहा है, हेप्टिनोइट। ठीक है भाई, सही है, फोर्थ ही ऑप्शन है आपका, और कोई ऑप्शन नहीं बैठा। क्लियर है, कर लोगे आराम से। नेक्स्ट देखो, साइक्लो एल्केन हैविंग मैक्सिमम स्ट्रेन, कौन पागल है जो इसका आंसर नहीं बता सकता, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन में से बताओ कौन सी रिंग फॉर्मेशन तेजी से होती है, साइक्लोपेंटेन, 5 मेंबर रिंग तेजी से बनती है, याद रखना। इसका आईयूपीएसी नाम है, इसका आईयूपीएसी नाम आएगा, बोले सर 410, 410 किसमें, पहले में मिल गया, 4 तो ये 1 2 3 4 और इसमें एक एटम है, बीच वाले में 0 एटम है, तो 410, पूरे नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, एक कायरल कंपाउंड अमोंग द फॉलोइंग, स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी आपको सबकी। ठीक है, 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखो ये आपका 5 कार्बन का है और यहाँ पे क्लोरो लगा रहा है, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, ये तो ऑप्टिकल एक्टिव हो नहीं सकता पहले वाला तो। और ये पूछ रहा क्या है, एक आयरन ही पूछ रहा है, तो यही आंसर है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मीजो टार्टिक एसिड एंड डी टार्टिक एसिड क्या है भैया, डायस्टीरियोमेरिक पेयर होते हैं, वो क्या होते हैं, डायस्टीरियोमेरिक पेयर। अगर यहाँ पे एल भी लिखा हुआ आ जाता ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी डायस्टीरियोमेरिक पेयर ही होते हैं, यहाँ पे है कि डायस्टीरियोमर, मिल गया आंसर, कर सकते हो। नेक्स्ट चेक करो, आरएस नोटेशन टू कायरल कार्बन 2 and 3 रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग। अब 2 और 3 उसने दे दिया ऑलरेडी, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, 1 नंबर इसको दूंगा, 2 नंबर नीचे वाले को दूंगा, 3 नंबर इसको दूंगा, 4 नंबर इसको दूंगा। 1 से 3 घूमेंगे तो कौन सा डायरेक्शन आएगी, क्लॉक आ रही है क्या, हाँ भाई बोले सर क्लॉक आ रही है, इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होएगा। ठीक है भाई, इसका भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो 2 पे तो एस मिल गया है ना, और इधर अपन चलेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 कौन सी डायरेक्शन आ रही है, एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक का आर होएगा, तो ये 3R हो गया। तो चेक कर लो 2s 3R कहां है, 2s 3R फोर्थ ऑप्शन है, 2s 3R। इसको ऑप्शन भी नहीं करना चाहता, 2R 2s 2R, देखो 3s 3R, ऑप्शन सेट करना भी नहीं आता इसमें, आरपीएससी वाला को स्थिति है।
क्या है ये? द कंपाउंड एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये नहीं करेगा शो, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप आ गए, यहाँ पे भी दो मिथाइल ग्रुप आ गया, इसका आंसर नहीं करेगा। यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, ये भी नहीं करेगा। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन मिथाइल, हाइड्रोजन मिथाइल, इसका आंसर फोर्थ है। इसका आंसर क्या है? फोर्थ है। कर सकते हो आराम से, इजी। नेक्स्ट देखोगे मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ एन-ब्यूटेन। तो आप देख लेना एंटी या फुली स्टेगर्ड जो भी है वो आंसर होगा। उसका नाम क्या है? अपन एंटी पेरिप्लेनर बोलते हैं, लेकिन आरपीएससी नहीं जानता एंटी पेरिप्लेनर सिंपेरिकल, वो एक ही जानता है फुली स्टेगर्ड या एंटीफॉर्म। चल, द कंपाउंड अमोंग द फॉलोइंग हैविंग एस कॉन्फ़िगरेशन। एस कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा? तो चेक करते हैं पर एस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। एस कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा? पहले वाले का है क्या? चेक करते हैं। 1 2 3 क्या आ गया? घूमो देखिए 1 2 3 एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक फोर्थ ग्रुप गलत जगह से मतलब आर है। एस पूछ रहा है ना ये तो। हाँ जी 1 2 3 कौन सी डायरेक्शन आ गई? क्लॉक, ये भी आर। फोर्थ ग्रुप वही है जहां पे अपन चाह रहे थे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आई थिंक मिल गया होगा आंसर। 1 2 3 1 2 3 ये एंटी क्लॉक है, इसका आंसर ये है एस। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? थर्ड जाएगा। आराम से कर सकते हो। नीचे वाला का भी चेक कर लेते हैं, लगे हाथ क्या दिक्कत होगी। हाँ जी 1 2 3 1 2 3 कौन सी डायरेक्शन आ रही है? ये भी आ रहा है, ठीक है भाई। तो इसका आंसर थर्ड है। हाँ जी नेक्स्ट चेक करेंगे अपन। हाउ मेनी कंस्टिट्यूशनल आइसोमर आर पॉसिबल? C6H14 5। ठीक है नहीं? इसकी पूरी की पूरी एक ट्रिक बताई हुई है मैंने जब आइसोमरिज्म करवाई थी। मॉलिक्यूलर कंपाउंड मैंने लिखवाए थे, एक साथ लिखवा दिए थे। ठीक है नहीं है? उसका भी लिंक दे दूंगा, देख लेना आराम से। द नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन पॉसिबल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9। तो आपको ये पूछना चाह रहा है कि भाई प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन के लिए कितने पॉसिबल होंगे, कितने पॉसिबल होंगे? तो ये तो होगा नहीं 301। क्यों नहीं होगा भाई? 2 डिग्री एमीन कुछ ना कुछ तो बनाएगी। 2 डिग्री एमीन 0 तो हो नहीं सकती। जब इसने 3 डिग्री को भी 1 बता रखा है तो 2 डिग्री तो डेफिनेट रूप से बनेगी बनेगी। नहीं समझ में आई बात? तो 1 डिग्री के कितने बनेंगे ये आप चेक करो, 2 डिग्री के कितने बनेंगे ये भी आप चेक करो। ठीक है नहीं है? तो देखो करते हैं इसको कैसे। हाँ जी कितने कार्बन इसमें? 3 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 6 4 10 3 दूनी 6 4 10 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के। ठीक है भाई हो गया इसका। तो ये आ गया पहला CH3 CHNH2, ये 1 डिग्री है भाई। और ये 1 डिग्री आपका यहां से उठकर यहां लग सकता है ज्यादा ज्यादा, इसके अलावा कोई चांसेस नहीं है। देख लो अगर है क्या चांसेस। तो 1 डिग्री में 2 का है, ये रहा 1 डिग्री पहले पूछ रहा है ना, इसका भरोसा नहीं है। पहले 3 डिग्री भी रख सकता है। ये उल्टा सुल्टा भी बताऊंगा एक क्वेश्चन जिसमें उल्टा सुल्टा पूछा हुआ है। तो ये हो गया आपका। ठीक है थर्ड आंसर आ गया, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखोगे एल्डोल कंडेंसेशन नॉट गिवन। तो एल्डोल कंडेंसेशन कौन नहीं देता? एल्डोल कंडेंसेशन कौन नहीं देता? आगे यही क्वेश्चन बोल रखा है कैनिजारो कौन देता है, देखो। और आंसर दोनों का यही है फोर्थ। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते वो कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देता। कौन सी? एल्डोल। इसके पास अल्फा है, इसके पास अल्फा है, इसके पास तो दो साइड अल्फा है। हालांकि साइड भी है लेकिन ये अलग अलग है अल्फा। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमोंग। तो मोस्ट एसिडिक में आपको दिख जाएगा, ये तो ब्लैंक है, ये प्लस एच है, ये प्लस एम या प्लस आर, और यहां पे क्या है माइनस एम या माइनस आर। तो जब भी अपन एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चेक करते हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो उसकी एसिडिटी ज्यादा होती है। इसका आंसर फोर्थ है। ई आइसोमर पूछ रहा है, ई तो ई पूछ रहा है, तो ई पूछ रहा है, ई का मतलब होता है एंड रीजन, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। तो भैया 1 2 1 2 करना पड़ेगा अपन को। 1 2 1 2 1 1 सेम साइड हो गई, ये आपका जेड है। 1 2 1 2 ये भी आपका जेड है। 1 2 1 2 ये ई है थर्ड वाला, इसको भी चेक कर लो। 1 2 1 2 ये क्या है? जेड है। तो इसका आंसर थर्ड जाएगा। कर सकते हो आराम से, इजी। चलो नेक्स्ट। हाँ मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस का मतलब होता है वो रिएक्शन जो हाई टेम्परेचर पे हुई है, वो रिएक्शन जो हाई टेम्परेचर पे हुई है। हाई टेम्परेचर फोटोकेमिकल कंडीशन में हमेशा और हमेशा फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है नहीं है? और इसका आंसर होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पायरोलाइसिस ऑफ एल्केन, एल्कीन बनती है जिसमें, जिसमें क्या बनती है, एल्कीन बनती है, ठीक है नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, ये वो आ गया आपका क्लोरोबेंजीन, बेंजाइन मैकेनिज्म, देख लो आप, लिखा हुआ है साफ साफ, NaNH2 लिक्विड अमोनिया, NaNH2 लिक्विड अमोनिया क्लोरोबेंजीन के साथ क्या करेंगे, बेंजाइन बनाएंगे, बेंजाइन बना के एनिलीन बनाते हैं। तो बेंजाइन मैकेनिज्म को अपन क्या बोल रहे थे, एलिमिनेशन एडिशन, ठीक है भाई, तो एलिमिनेशन एडिशन हो गया बेंजाइन मैकेनिज्म, ये रहा, ठीक है। निम्नलिखित में से नाभिक स्नेही का सबसे कम क्रियाशील, ओहो न्यूक्लियोफिलिक लेस रिएक्टिव, तो आपको बताया था मैंने कि यहां पे दो फैक्टर काम करते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर काम करता है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर काम करता है और एक कौन काम करता है, एक काम करता है स्टेरिक फैक्टर, ठीक है नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर यहां पे सबसे कम है, स्टेरिक फैक्टर भी सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, लेकिन कम पूछ रहे हैं तो चेक करो कहां पे ज्यादा, तो इधर देखो प्लस आई वाले ज्यादा लगे हुए हैं, दो ग्रुप, बोलो सर इधर भी है, लेकिन स्टेरिक फैक्टर ये ज्यादा दे रहा है, तो इसका मतलब रिएक्टिविटी सबसे कम किसकी होगी, 3 पेंटेनॉन की होगी, क्लियर है। सिंगलेट कार्बीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा भैया, sp2। और एक चीज ध्यान रखना, आरपीएससी में अगर ट्रिपलेट का भी आ जाए ना, ट्रिपलेट का, तो sp करके आना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, sp2 मत करके आना, ट्रिपलेट का भी आ जाए तो हाँ, मैं चलूंगा आपके साथ प्रूफ लेके, टेंशन मत लो, ठीक है नहीं है। और वैसे वो ट्रिपलेट का पूछेगा नहीं, कोई कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ट्रिपलेट का अगर पूछ लिया उसने तो उसको सेफ बतानी पड़ेगी, ट्रिपलेट लीनियर या ट्रिपलेट बेंट, दो प्रकार की होती है ना ट्रिपलेट, एक तो लीनियर होती है, लीनियर में sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, और जो आपकी बेंट होती है ट्रिपलेट में, उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या पाया जाता है, sp2 पाया जाता है, तो इसका आंसर sp2, ठीक है भाई। ये रेडिकल का सबको पता है कि बेंजाइलिक सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर एलाइलिक होता है, फिर 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर मिथाइल होता है, तो देख लेना इसका आंसर भी 3rd ही होना चाहिए। चलें, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो पहली चीज ये देख लो कि पैरा नाइट्रोफिनॉल किसमें सबसे ज्यादा आ गया, बोले सब 3 में आ गया, 3 में आ गया, तो ये तो क्रिस्टोल है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो CH3 वाले तो वैसे डाउन होंगे, पहला देख लो, दूसरे नंबर पे फिनोल है क्या, तीसरा आंसर देखो, दूसरे नंबर पे फिनोल मिल गया आपको, ठीक है, फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। और पैरा और मेटा क्रिस्टोल में से क्या होगा आपका, इसने पैरा क्रिस्टोल को ज्यादा कर रखा है, पैरा क्रिस्टोल को ज्यादा कर रखा है, जबकि कौन होगा, मेटा क्रिस्टोल ज्यादा होना चाहिए। कोई बात नहीं, अपन को यहां पे आंसर डिसाइड हो गया ना, आगे जाने की जरूरत नहीं है। चले, हाफमान ब्रोमेमाइड कर्टियस सिमिट लोशन, ये 4 रिएक्शन ऐसी है जिनमें बनता है नाइट्रीन इंटरमीडिएट, क्या बनता है, नाइट्रीन इंटरमीडिएट, करवाई हुई है ये भी, तीनों रिएक्शन नाइट्रीन बनेगा। और आंडरस्टड रिएक्शन होती है, उसमें बनती है कार्बीन, आंडरस्टड रिएक्शन में कौन सी बनती है, कार्बीन, आपकी कार्बीन और किसमें बनेगी, राइमट इमान में कार्बीन बनती है, कार्बिल एमीन रिएक्शन में कार्बीन बनती है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो ऑक्सी इंसर्शन रिएक्शन बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन कहलाती है, ऑक्सीजन का फिट होना किसके, पर एसिड की प्रेजेंस में, कौन सी कहलाएगी, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, कर लोगे। नेक्स्ट है वोगनर मिनवाइन, तो वोगनर मिनवाइन में कार्बोनियम आयन यानी कार्बोकेटाइन बनता है, वोगनर मिनवाइन में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, तो कार्बोनियम आयन देख लो कहां है, पहला ये आंसर इसका भी। व्हेन फिनाइल एसिटेट हीटेड AlCl3, तो ये फ्रिस रीअरेंजमेंट है, कैसे, फ्रिस रीअरेंजमेंट है, आपको पता है फिनाइल एसिटेट क्या होता है, ये फिनाइल एसिटेट है, अरे यार क्या कर दिया, फिनाइल एसिटेट, फिनाइल एसिटेट, ये रहा फिनाइल एसिटेट O, और ये वाला ग्रुप, ये एसिटेट ग्रुप है फिनाइल एसिटेट, तो ये वाला उठकर यहां पे या यहां पे चला जाता है, कब, जब AlCl3 देते हैं। तो इसकी फोटोकेमिस्ट्री में भी देखी थी अपन ने, फोटोफ्रिस, जिसमें 3 प्रोडक्ट बनते हैं, और तो पैरा और सिंपल फिनोल भी बनता है, क्लियर है। चलो इसका आंसर क्या है, फ्रिस रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट, द आयन अमॉन्ग द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो यहां पे कौन कौन दे रखा है, पहले तो ये चेक करते हैं। बोले सर यहां पे CH3 दे रखा है और NH2 दे रखा है, OH माइनस दे रखा है और F माइनस दे रखा है, तो इनके कॉन्जुगेट बेस कौन होंगे,
कॉन्जुगेट बेस CH4 होगा, NH3 होगा, H2O होगा और HF होगा। भैया न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पढ़ाई थी मैंने, एक अलग ही वीडियो है गजब का, ठीक है नहीं है, उसमें डिटेल से समझाया हुआ है। अब आप देखोगे ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, और जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा, और यही ऑर्डर किसका है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। क्योंकि जब अपन पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी एक तरीके से मूव होती है, सेम। ठीक है भाई, कर लोगे ये वाला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, CH3 माइनस। कौन जाएगा, CH3 माइनस। यही क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, यही क्वेश्चन आगे दिया हुआ है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के नाम से, सेम। यहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछ ली, आगे इसी क्वेश्चन को किससे पूछ लिया, बेसिसिटी के बेस पर पूछ लिया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखोगे, ये देख लो इधर, द कंपाउंड विच गिव कैनिजारो रिएक्शन, वो का वो आंसर है, देखो है कि नहीं है, रिपीट कर दिया क्वेश्चन। पिछली बार एल्डोल पूछा था, इस बार क्या पूछ लिया, इस बार पूछ लिया आपका कौन, कैनिजारो। तो थोड़ा सा दिमाग आप संतुलित रखोगे, क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है द रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन कार्ब एनायन की रिएक्शन है, किसकी है भाई, कार्ब एनायन की रिएक्शन है। थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको कि यहां पे क्या बनेगा आपका, कार्ब एनायन बनता है बेंजोइन कंडेंसेशन में। क्यों, बेस ले रहे हैं अपन, क्या ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं, तो यहां पे क्या बनेगा आपका, बिल्कुल कार्ब एनायन बनेगा बेंजोइन कंडेंसेशन में। फिर है रीफॉर्मेस्ट की अभिक्रिया में बनने वाला मुख्य उत्पाद है, रीफॉर्मेस्ट की रिएक्शन में बनने वाला, तो रीफॉर्मेस्ट की रिएक्शन में अपन लेते हैं जिंक, यानी कि अल्फा हेलो या अल्फा ब्रोमो एस्टर की रिएक्शन करवाते हैं जिंक से। तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जब लगेगा तो वहां पे ZnBr बनेगा, फिर वो कार्बोनिल के ऊपर अटैक करता है, तो अल्फा बीटा, बीटा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आता है, कहां आता है, बीटा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आता है, और एस्टर मेंटेन रहता है जब तक अपन गर्म नहीं करते। गर्म करोगे तो वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनाएगा। यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने क्या करके आए थे आंसर, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड, जो कि गलत है। साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनेगा, तो आंसर यही जाएगा। कौन सा जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। द रिएक्शन इन विच स्टेरिकली हिंडर्ड प्राइमरी एमीन्स आर प्रिपेयर्ड। तो जब एमीन सिंथेसिस मैंने समझाई थी पूरी की पूरी, यानी कि एमीन की सिंथेसिस तब बताया था कि सिमिट रिएक्शन ही एक ऐसी रिएक्शन है जिससे आप कितनी भी स्टैंडर्ड स्टेरिकली हिंडर्ड 1 डिग्री एमीन बना सकते हो, को कितनी भी, इसमें ज्यादा जोर नहीं आएगा। ठीक है, नहीं ये कौन सी रिएक्शन है, सिमिट रिएक्शन। ठीक है भाई, पर्किन रिएक्शन में बनने वाला मुख्य उत्पाद या मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन पर्किन। तो पर्किन में जो मेजर प्रोडक्ट बनता है उसमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड बनते हैं। क्या बनते हैं, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। थोड़ा सा ध्यान रखना ही है, अच्छे क्वेश्चन है। पिनोकोल, पिनोकोल वही क्वेश्चन आ गया, कार्बोनियम आयन बनेगा इंटरमीडिएट। नेक्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा कौन सी किसकी होती है, तो बता दूं आपको, अगर आपने क्विनोलिन लिया है तो एक्चुअल में रेजोनेंस एनर्जी हमेशा परबेंजीन कंसीडर की जाती है। कितनी की जाती है, फ्यूरेन की 16 होती है, पायरोल की 21 के आसपास होती है, थायोपिन की 29 के आसपास होती है। ठीक है नहीं है, और क्विनोलिन की परबेंजीनिन यही 16 के आसपास आती है, तो आपका आंसर थायोपिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, थायोपिन। बेंजोइन का फॉर्मूला है, तो बेंजोइन पर एक कार्बन पर तो OH और एक पर कीटो होता है। चेक कर लो, देखिए कहां है, एक पर OH और एक पर कीटो, पहला ही है, पहला ही बेंजोइन, फर्स्ट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट चेक करो। प्रीडीन में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जब प्रीडीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं, किसकी, प्रीडीन की, तो हमें आइडिया ये लगता है, हमें आइडिया ये लगेगा कि ये जो नाइट्रोजन है ये यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है अपनी सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर, यहां पे करेगा और एक अपनी फोर्थ पोजीशन पे करेगा। ये देखो कर रहा है ना फोर्थ पोजीशन पे, ये इस प्रकार से। तो इसकी सेकंड पोजीशन, यानी कि इसको अल्फा बोलोगे, इसको बीटा बोलोगे, तो कौन सी पोजीशन पे हो रही है, बीटा पोजीशन पर। तो बीटा पोजीशन इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई इसको अल्फा लिख के आ गया तो गड़बड़ होगी, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड होता है उसमें हेट्रो एटम होता है, वहां से 1 2 3 बोलते हैं, वहीं से अल्फा बीटा बोलते हैं अपन। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत हो सकता है, बाकी इसका आंसर क्या है, बीटा है। ठीक है भाई, अब ये बोल रहा है
कि इंडोल का जब मर्क्यूरेशन आप करवाओगे, हाँ जी, इंडोल का आप मर्क्यूरेशन करवाओगे तो ये क्या देगा, ठीक है। तो इसमें देखो इंडोल पे जब करवाओगे आप मर्क्यूरेशन, ये रहा इंडोल, और इंडोल पर मर्क्यूरेशन जब करवाओगे तो 1 2 3 1 2 3 4, तो 2 और 4 पर ग्रुप लगता है, चेक कर लो 2 और 4 है क्या, है ना। ये 2 4 डाई एसिटोक्सी मर्क्यूरिन इंडोल, तो इसका आंसर सेकंड जाएगा आपका, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, 3 पर नहीं लगता, कहीं 3 के भरोसे आप करके आ जाओगे, नहीं, कहां लगता है 2 और 4 पे। ये स्पेशल रिएक्शन हर किसी को पता नहीं होती, हर कोई बताता भी नहीं है, ठीक है। मैंने करवाई हुई है ये पूरी डिटेल से। 2 का आंसर होगा आपका, चेक कर लेते हैं इसको अपन। तो अपन क्या करेंगे, इसका बेस वैल्यू 215 होता है। अब की बार पता नहीं क्यों आरपीएससी ने इसकी डेल वैल्यू नहीं दी, लेमडा मैक्सिमम नहीं दे देता है। चलो कोई बात नहीं, अपन वैसे भी कोलेलेक्चरशिप की एग्जाम या टेक्निकल एजुकेशन, ये भी कोलेलेक्चरशिप की होती है, हो सकता है उस कारण से नहीं दी हो। और एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है तो 30 उसके जुड़ेंगे, और अगर अपन इसको लेके जाते हैं तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा 18 और 18 36 इसके जुड़ेंगे, 5 एक्सोसाइक्लिक के जुड़ेंगे, ठीक है भाई। देख लो आंसर कौन सा रहेगा, लास्ट में 6 किसके आ रहा है, ये रहा सेकंड आंसर। मेरे को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, जोड़ लो, हाथ की 1 7 1 8 286 आएगा, ठीक है भाई, कर सकते हो आराम से, इजी था ये भी। नेक्स्ट है द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो एक तो पिरिमिडीन है, तो पिरिमिडीन जो है अभी उसका नामकरण अपन करके आए हैं एजीन के रूप में, 1,3-डाइजीन, ये आपका पिरिडीन है। और प्यूरिन की स्ट्रक्चर ये होती होगी शायद, चेक कर लेना एक बार, ये होती होगी प्यूरिन की स्ट्रक्चर, यही है क्या, हाँ यही है। और पायरोल, तो पायरोल तो सबसे कम होगा, लीस्ट होगा, इसमें डीलोकलाइजेशन पाया जा रहा है गजब का, डाइन कैरेक्टर होती ही नहीं है पायरोल में, डील सेल्डर कहां देता है, नहीं देता ना। तो इसका आंसर पिरिडीन होना चाहिए, क्योंकि यहां पे पहली चीज 2 लोन पेयर, आप यूं सोचिए 2 लोन पेयर नहीं, ये इसके ऊपर अपना माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, इसके ऊपर ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, सेम कंसेप्ट यहां लगता है। और 5 मेंबर्ड आपकी कम बेसिक होती है देन 6 मेंबर, तो आपका आंसर क्या जाएगा, इसके लोन पेयर कहीं नहीं जाते, है ना, अनडीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, जिनको आप नॉन अक्कल लोन पेयर के नाम से जानते हो। तो ये आ गया आपका, क्या है भाई, वो बिलोंग करवा रहा है ये टेट्रालीन। टेट्रालीन तो नहीं बनेगी, कंप्लीट रिडक्शन तो नहीं होता भाई, एक बेंजीन को छोड़ दे दूसरे का रिडक्शन हो जाए, नहीं होगा, नहीं तो नहीं। डेकालीन बन नहीं सकती, दोनों का रिडक्शन हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, दोनों का क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए, और ये भी पॉसिबल नहीं है, टेट्रालीन नहीं है, डेकालीन नहीं है। 1,4-डायलीन पॉसिबल हो सकता है, बेंजीन ये वाली पॉसिबल है, तो ऐसा ही तो रिडक्शन करता है ये, है भाई, ऐसा ही तो रिडक्शन करता है। तो इसका आंसर जो आएगा 1,4-डायलीन आएगा, क्या आएगा, 1,4-डायलीन, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एंथ्रासीन ऑन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ, बहुत प्यारी रिएक्शन है, बहुत अच्छी तरह समझाता हूं। इसका आंसर जो है वो ये होगा, जब भी एंथ्रासीन का रिडक्ट ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्विनोलिन बनाती है बीच वाली रिंग। अब इसको क्या बोलोगे आप, क्या नाम दोगे इसका क्या नाम दोगे आप, हाँ जी, 9-10 एंथ्राक्विनोलिन, क्या नाम दोगे, 9-10 एंथ्राक्विनोलिन, क्योंकि अपन नंबरिंग जब करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे तो देते हैं, तो 9-10 एंथ्राक्विनोलिन यहां पे बनेगा, ठीक है भाई, कर सकते हो ये भी। नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ क्विनोलिन विद एसिडिक कैमनोफोर फॉर्म्स। अब इसने आपसे रिक्वेस्ट, देखो कई लोग, मैं बता रहा हूं ना, ये क्वेश्चन गलत करके आएंगे, क्यों, क्योंकि इसने क्या पूछा है, एंड प्रोडक्ट पूछा है, कौन सा पूछा है, एंड प्रोडक्ट, इसी के ऊपर गौर नहीं किया होगा किसी का, मैं बताता हूं हमेशा एंड प्रोडक्ट। देखो इधर, ये आपका क्या है, बोले सर ये क्विनोलिन है, क्या करोगे, कैमनोफोर के प्रेजेंस में
बोले सर KMnO4 की प्रेजेंस में जो एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ होता है वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्विनोलिनिक एसिड बनाएगा क्विनोलिनिक एसिड। लेकिन क्विनोलिनिक जो एसिड है वो थर्मली अनस्टेबल होता है, रूम टेम्परेचर पे ये CO2 गैस निकालता है जो नाइट्रोजन के पास वाली होती है, और ये बनाता है निकोटिनिक एसिड। लास्ट प्रोडक्ट आपका निकोटिनिक एसिड होगा। ऑब्जेक्शन में मत डाल देना इसको, एंड प्रोडक्ट पूछा है वैसे ही। अगर कोई केमिस्ट्री वाला वकील जिसने BSc BLL कर रखी है या LLB कर रखी है, वो धजिया उड़ा देगा आपकी वहां पे, ठीक है नहीं है, क्योंकि BSc में साफ साफ लिखा हुआ है एंड प्रोडक्ट, पहले कह रहा हूं मैं, है ना। तो इसका आंसर निकोटिनिक एसिड जाएगा रादर देन क्विनोलिनिक एसिड। बहुत सारे लोग क्विनोलिनिक एसिड करके आए हैं, पता है मेरे को, ठीक है नहीं है, मैं बताता हूं हर बार ये रिएक्शन। चले, नंबर ऑफ NMR सिग्नल ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेसिटिलीन। तो मेसिटिलीन में 2 NMR सिग्नल आएंगे, वैसे ही आपको पता होगा। ये देखो ये मेसिटिलीन है, ये मेसिटिलीन है। एक सिग्नल तो इन तीनों का आएगा एक जैसा, और एक इन हाइड्रोजन का आएगा। 2 सिग्नल्स आएंगे NMR में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है यार, NMR की इसने हत्या कर दी ये क्वेश्चन पूछ के। हाँ जी, नेक्स्ट है सेलेक्ट द पेयर ऑफ सॉफ्ट बेसेस। सॉफ्ट बेसेस का पेयर आपको सिलेक्ट करना है, तो H- सॉफ्ट बेस होता है भाई, होता है, और SCN भी होता है, CO भी होता है। इसका आंसर सेकंड ही है, ये सॉफ्ट बेसेस की कैटेगरी में, टिक कर लेना इसको सेकंड, ठीक है नहीं है। नेक्स्ट आ गया द्रव अमोनिया में धातु विलयन के नीले रंग का कारण है। इसकी चर्चा कल भी कर रहे थे अपन, याद करो, है मेटेलिक लस्टर एफ ब्लॉक में मैंने कहा था कि ये जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं या मेटल होते हैं एल्कली मेटल, वो क्या करते हैं लिक्विड अमोनिया में फ्री इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। क्या करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है नहीं है। तो ये आराम से कर लेना आप, कौन सा है, प्रेजेंस ऑफ बोथ अमोनाइज्ड कैटायन एंड अमोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ अमोनाइज्ड या अमोनिएटेड, ठीक है भाई, इसका थर्ड आंसर है आपका, दोनों के कारण। अरे नहीं, अकेले के कारण नहीं होगा। अगर कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं बोले सर हम तो ये करके निकल गए, नहीं भैया, अकेले के कारण नहीं होता। ये अगर अकेले इलेक्ट्रॉन ही कलर शो करने लग जाते तो हो जाती फिर काम अपना, तो नहीं, मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है नहीं है। अब कोई मेटल कलर क्यों शो करता है भाई, कर्नल मेटल एटम होते हैं वहां पे, ठीक है नहीं है, कैटायन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन और कैटायन दोनों के कारण कलर शो करता है, ठीक है भाई। तो ये आंसर आ गया आपका थर्ड। नेक्स्ट है वही, एक में तो आपको क्या दे रखा है, सॉफ्ट एसिड और एक सॉफ्ट बेसिस दे रखा है। तो सॉफ्ट एसिड AuAg दोनों सॉफ्ट है, लेकिन यहां पे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग आ गया अमोनिया, तो यहां पे आंसर क्या जाएगा, CO। अभी पीछे तो करके आए इसको, RPSC का भी जो Au प्लस और CO, इसका भी सेकंड आंसर आएगा। हाईएस्ट एनर्जी किसमें लगेगी, तो हाईएस्ट एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में लगती है, पता होना चाहिए। क्योंकि अपन को पता है एनर्जी लेवल्स बनाते हैं, सिग्मा स्टार, पाई, एन, पाई स्टार, और ये सिग्मा स्टार, पाई, सिग्मा, पाई, एन, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। तो ये जो ट्रांजिशन है ये हाईएस्ट एनर्जी का है, और लोएस्ट एनर्जी का जो है वो N2 पाई स्टार है, याद रखना। लोएस्ट एनर्जी का पूछ लेगा अगली वाली एग्जाम में, कुछ भी पूछ सकता है, RPSC का नाम। सबसे ज्यादा क्षारीय प्रजाति, मोस्ट बेसिक स्पीसीज, मोस्ट बेसिक, मैंने अभी न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बताई थी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, वो क्वेश्चन आ गया, क्या करके थे, मोस्ट बेसिक, वही CH3 माइनस इसमें। हंसी आ रही होगी ना, हाँ ऐसी आएगी, ऐसी। ये करवाया हुआ है, मैंने करवा दिया है, T1 से S0। क्या बोल रहा है, हाई क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन आर ड्यू टू, ये फोटोकेमिस्ट्री की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सोल्व करवाए थे उसमें करवाया हुआ है ये, ठीक है नहीं है। तो ये किसके कारण होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। कौन सा लिवाइस एसिड नहीं है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, अमोनियम प्लस का ये नहीं है। देखते ही पता लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 76 ये लेवल वाला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय आरएनएस इक्वेशन। इन इक्वेशन ई रिप्रेजेंट, ई किसको रिप्रेजेंट करेगा, ई एक्टिवेशन एनर्जी है, या वो एनर्जी जिसके ऊपर उसके इक्विवेलेंट, उसके ऊपर वाले मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ले सकते हैं, उसके नीचे वाले नहीं ले सकते, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं, द एनर्जी अबव विच ऑल कोलाइड मॉलिक्यूल विल रिएक्ट, द एनर्जी अबव विच ऑल कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विल रिएक्ट, रुको एक मिनट, द एनर्जी बिलो विच ऑल कोलाइड मॉलिक्यूल विल नॉट रिएक्ट,
बिल्कुल सही है, ये सही लग रहा है मेरे को। ठीक है, ये देखते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर, हटाओ इसको। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं ये भी नहीं है। अब यहां पे दो में अपन टाई अप हुआ है, ठीक है नहीं है, तो अपन क्या बोलते हैं, अबोव नहीं, इक्वल भी है। भाई अगर मैंने इसको इस तरीके से समझाया था, अगर मूवी देखने जाना है, आपकी जेब में 200 रुपए टिकट है, तो जरूरी नहीं है कि आपकी जेब में 201 रुपए होने चाहिए, 200 रुपए होने चाहिए तो भी आप चले जाओगे। लेकिन अगर 199 भी है तो आप नहीं जा सकते। तो ये सबसे बढ़िया आंसर है, द एनर्जी बिलो विच एट ऑल कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विल नॉट रिएक्ट, सेकंड आंसर। आरपीएससी में भी यही दिया, टेंशन मत लो। होमोजीनस कैटालिसिस, चेक करो सबकी फेज एक जैसी होनी चाहिए, कैटालिस्ट वगैरह सबकी, लिक्विड 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 लिक्विड, तो इसका फोर्थ आंसर है। माइकेलिस मेंटन रिएक्शन, फर्स्ट आंसर दिख रहा होगा कि M प्लस एस आना चाहिए नीचे, चलो कर लोगे, ऊपर ई नोट एस। नेक्स्ट अपन चेक करें NaCl KBr KCl के लिए क्या है भाई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दे रखी है, बहुत बढ़िया बात। तो एक काम करते हैं ना अपन, इन दोनों को जोड़ो, इसमें से घटाओ, इसमें से 2 बच गया, 128 आना चाहिए आंसर, पहला आंसर मिल गया। रिएक्शन लिख लो ना इसकी, करवाया हुआ डिटेल से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये भी। डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना है 1.1, तो ये तो मैंने क्या करा है, डेनियल 1.1 212, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 212 है क्या, 212 ये रहा 212। ये कई बार तो नेट में पूछा हुआ, डायरेक्ट गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरपीएससी में 2-3 बार पहले आ चुका है ये डायरेक्ट, तो इसको तो याद ही कर लिया, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो करवा देता हूं मैं। क्या करना है, -1.1 वोल्ट, तो ये आएगी आपका, ठीक है, माइनस लगता है, और एनएफ ये होता है ना, डेल्टा जी इक्वल टू -NF E0 7, ठीक है, इंटू 2 इलेक्ट्रॉन है, 96500 डिवाइडेड बाई 1000 कर देना, क्योंकि आंसर किलो जूल में पूछ रहा है, 1000 करना जरूरी है। तो ये कट जाएगा, यहां से 2 कट गया, ये 96.5 आ गए, ठीक है, ये कितना आ गया 2.2, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 2.2 इंटू 96.5, ये लगभग कितना आएगा, 212 के आसपास आएगा, कर लोगे। क्या बोल रहा है ये, इन फ्यूल सेल द रिएक्शन अकर एट एनोड, तो एनोड पर जब रिएक्शन होती है तो वाटर बनता है, तो वाटर किसमें बन रहा है, वो सर 2 रिएक्शन है जिनमें वाटर बन रहा है, ठीक है नहीं है, और एनोड पर जाता है एनायन, तो एनायन कहां है, बोलो सर इसमें भी एनायन है, इसमें भी एनायन है, ठीक है नहीं है, इसमें भी एनायन है, इसमें, और हाइड्रोजन गैस एनोड पर ही ली जाती है, ठीक है भाई, तो इसका आंसर सेकंड जाएगा, चेक कर लेना। और वैसे भी ये कहानी है ना, इलेक्ट्रॉन से पता लग जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए ऑक्सीडेशन होते हुए, 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे भी है, लेकिन ये रिडक्शन वाली है, और यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहीं की है, ऑक्सीडेशन की है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। 3 धातुएं हैं एबीसी, उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव, रिड्यूसिंग पावर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि क्या दे दिया इन्होंने, इलेक्ट्रोड विभव का मतलब अपन एसआरपी माने या एसओपी माने, बाय डिफॉल्ट एसआरपी मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, बाय डिफॉल्ट एसआरपी मान के चलते हैं, तो एसआरपी मान के करो, देखिए इसका आंसर। तो इसमें रिड्यूसिंग की पूछी हुई है, तो जिसका एसआरपी हाई नेगेटिव होता है उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, तो बी की सबसे ज्यादा है, फिर आपकी सी की है, और फिर ए की है, इसका फर्स्ट ही आंसर है बी सी ए, चेक करो फटाफट, यही आंसर होगा बी सी ए, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, एसिटिक एसिड के पीके अमोनिया के पीकेबी की वैल्यू इतनी है, तो पीएच होगी, अमोनियम एसिटेट की पीएच होगी, चेक कर लेते हैं 7 से ज्यादा होगी क्यों होगी, क्योंकि पीके की वैल्यू ज्यादा है, तो पीके की वैल्यू ज्यादा होती है तो 7 से ज्यादा होती है, पीकेबी की वैल्यू होती है तो 7 से कम होती है। अब कितनी ज्यादा है ये अपन को चेक करनी है, ठीक है भाई। तो पीएच इक्वल टू क्या होता है, 7 + 1/2 पीके प्लस पीकेबी, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये, और इसमें 2 का भाग दे देंगे अपन पीके और पीकेबी में, चेक करो देखिए कितना आ रहा है ये ऐड होने के बाद, अच्छा माइनस है, सॉरी यहां पे प्लस लगा दिया, यहां पे माइनस है, माइनस, तो एक ये आएगा, इधर से आ गया आपका 0.1 ही आ रहा है, बिल्कुल 0.1 में आप 0.01 आ रहा है, 0.01 में 2 का भाग देगा 0.05, इसमें जुड़ेगा 7.05, सेकंड आंसर है।
ठीक है, ये भी समझा हुआ है, साल्ट हाइड्रोलाइसिस में करवाया हुआ है डिटेल से। नेक्स्ट है बेरियम हाइड्रोक्साइड का पीएच होगा m/200, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करो, क्योंकि पहला रूल यही सिखाया हुआ है कि पीएच पीओएच की कभी भी क्वेश्चन करो तो नॉर्मलिटी में लेकर करना। तो ये कट गया, कटने के बाद m/10 बन गया, m/10 का मतलब 10⁻², 10⁻² का मतलब पीओएच की वैल्यू 2 हो गई, पीएच की वैल्यू 12 हो गई, 14 में से घटा दो। ठीक है भाई, क्या है ये पीएच 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 की वैल्यू का ऑर्डर पूछ रहा है, सॉल्यूशन है। तो पीएच किसकी सबसे ज्यादा होती है? जो बेसिक सॉल्यूशन होता है। बेसिक सॉल्यूशन कौन सा होता है? जो स्ट्रॉन्ग और वीक का कंपोनेंट लेके रहता है। देखो स्ट्रॉन्ग बेस का कंपोनेंट है इसके पास और इसका वीक का है, इसमें दोनों का स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब 7 रहेगा। साल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ा है ना, हाँ, तो इसका ध्यान रखना, इसका पीएच तो 7 आएगा, इसका पीएच 7 से कम आएगा और इसका पीएच 7 से ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि NaOH बैठा है यहां पे। ठीक है, कोई दिक्कत? कर सकते हो आराम से, आंसर सेकंड जाएगा इसका। नेक्स्ट है, बिल्कुल सही बात है, तो रिएक्शन लिख लेते हैं इसकी। Mg+2 से किस में जा रहा है? ये Mg में जा रहा है, तो अपन लिखते हैं E0 माइनस RT/NF ln, हाँ जी, 1/Mg+2, Mg+2, ये ऊपर जाएगा प्लस होएगा, E0 प्लस RT/NF ln Mg+2। तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो आपकी E की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसका फर्स्ट आंसर आएगा इंक्रीजेस। बड़े पेशेंस से करना होता है क्वेश्चन, ज्यादा वहां पे भागा दौड़ी नहीं करनी होती। अपन क्या है कि इजी पेपर समझ के ज्यादा भाग दौड़ लगाते हैं, नहीं, इजी पेपर भी ऐसा होना चाहिए। हर क्वेश्चन को कोशिश करो कि बिना पेन सोल्व करें आप, बिल्कुल उसको नहीं करें, पेन चलाए बिना सोल्व करने की कोशिश नहीं करें। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उतना नहीं जानता जितना आपने जिस हाथ से प्रैक्टिस की है उस हाथ को मालूम है, उतना दिमाग को भी नहीं मालूम। इसलिए हाथ से की हुई प्रैक्टिस हाथ को मालूम होती है, इसलिए चला लिया करो। हाथ चलाने में कोई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रस्ट का फॉर्मूला फर्स्ट आंसर है, देख लेना इसका। ठीक है, कल पुर्जों में दरार वगैरह ये मैंने जो रेडियो एक्टिविटी करवाई थी उसमें करवाया है बाकायदा मैंने। ये कोबाल्ट 60 है। कौन है? कोबाल्ट 60। ठीक है, मेटल पार्ट्स में जो क्रैक्स आ जाते हैं उनको ढूंढने के लिए कोबाल्ट 60 का यूज में लिया जाना जरूरी है। ठीक है, ये सोडियम वाला ब्लड सर्कुलेशन आगे आएगा, सोडियम का भी। कौन सा है भाई स्थायित्व में मैजिक नंबर? पहला ही दे दिया 8, मैजिक नंबर भी बताया मैं पूरी, न्यूक्लियर का भी दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बफर का, तो बफर का एग्जाम्पल कौन है? और वो भी बेसिक बफर पूछ रहा है। बेसिक बफर में क्या होता है? बेसिक बफर में होता है, हाँ वही, बेसिक बफर में होता है एक तो वीक बेस, और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट। चेक करो, देखिए कौन सा है वीक बेस, कौन सा है इनमें से? बोलो सर मेरे को तो एक ही दिख रहा है वीक बेस, ये रहा वीक बेस, और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट। थर्ड आंसर कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट चेक करो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप यूज्ड ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड? क्यों दिमाग खपा रहे हो यार? आयोडीन 131, स्टेबल एंड प्रोडक्ट ऑफ यूरेनियम 238। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था कि इसका एटॉमिक नंबर में 4 का भाग दिया करो। कितने का भाग दिया करो? ट्रेडिशनली तो 4 का भाग दिया आपने, 4 का भाग दिया, तो देखो आराम से करो, 4 पंजे 20, कितना आ गया? यहां पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। 4 कितना है? 4 नाम 36, 36। कितने रिमाइंडर बच रहे हैं? 2 बच रहे हैं शेष। तो इनके एटॉमिक वेट में भी आप 4 का भाग देके देख लिया करो, जिसमें 2 बच जाए वही उसका एंड प्रोडक्ट होगा। चेक करो, देखिए चेक कर लेते हैं। इसमें नहीं बचेगा 2, इसमें बच सकता है, देखते हैं। 34 अगर आता तो यहाँ पे 34 होता, तो कितना आता? 832, 2। तो थोरियम तो होता ही नहीं है ना, थोरियम नहीं होता है एंड प्रोडक्ट, या तो बिस्मिथ होता है या लेड होता है। लेड और बिस्मिथ में से दोनों में से एक देख लेते हैं, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, नहीं है, ये वाला आंसर होगा। चेक करो, 206 में कितने का भाग? 4 का, 4 पंजे 20, यहाँ पे 6 बच गया, 6 में फिर भाग दोगे आप 4 का, 2 बच गया, बिल्कुल सेम मिल गया ना, लेड और बिस्मिथ में से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप जब चेक करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एनपी रेशियो इन पॉजिट्रॉन एमिशन। तो पॉजिट्रॉन एमिशन कब होता है? जब
एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो देखो मास नंबर तो बैलेंस हो गए, लेकिन इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है। क्या निकलता है? पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है। पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है, पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है। ये पॉजिट्रॉन है, किसको बैलेंस करने के लिए। और न्यूट्रॉन और स्पिन को बैलेंस करने के लिए आपको न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकालने पड़ेंगे। जबकि चार्ज को बैलेंस करने के लिए या तो पॉजिट्रॉन बाहर निकलेगा या फिर निकलेगा बीटा पार्टिकल। तो यहां पे प्रोटॉन की संख्या कम हो रही है, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो एनपी रेशियो क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, न्यूट्रॉन की कम हो रही है, तो एनपी रेशियो ओवरऑल में बढ़ जाएगा। तो एनपी रेशियो क्या करता है? इंक्रीजेस होता है। क्या होता है? इंक्रीजेस। कर लोगे? बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धआयुकाल 3.8 डे है। उस समय गणना कीजिए जिस टाइम समाप्ति पर पदार्थ का 1/10वां भाग बचा हो, यानी 100 लिया तो 1/10 कितना बच गया? 10 बच गया, 90 डीके हो गया। हाँ भाई, यहां से लैम्डा निकाल लेना। क्या निकाल लेना? 0.693 डिवाइडेड बाई 3.8 डे इनवर्स निकाल लिया ना आपने? निकाल लोगे, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और 90 के रेस्पेक्ट में कर लेना इसको। किसके रेस्पेक्ट में? 90 के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे 100 लिया अपन ने, यहां पे 0, यहां पे 10% बचा हुआ है। इसका मतलब कितना बचा हुआ है? 10% बचा हुआ है, यानी कि 10 माइनस 90, 1/10 बचा हुआ है। 1/10, 10% बोल दो, 1/10 बोल दो, ये आ गया आपका। ठीक है कि नहीं है? तो इसको आप चेक करोगे तो कितना आएगा, चेक कर लेते हैं। तो t आ गया आपके पास, ये तो 2.303 आ गया। तो इसको भी इसी फॉर्मेट में लिख देते हैं, 2.303 इंटू पॉइंट, हाँ जी 3010 डिवाइडेड बाई 3.8। ठीक है भाई, इंटू, हाँ जी log 10, 100 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया? कट के log 10 की वैल्यू 1 कट गया, तो ये कट गया और ये आपका ये कट गया ना, ये ऊपर गया। तो इसका मतलब ये हो गया 3.8 में आप कितने का भाग दोगे? 0.3 का। तो इसको हटा दो, 38 में भाग दे दो इसका 3 का। 38 में 3 का भाग दोगे तो 12×36, 12.7 डे आएगा। कितना आएगा? 12.7 डे। कर सकते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल था, ऐसी कोई हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है भाई, चलो। रेडियो एक्टिव डीके ऑफ टाइटेनियम गिव्स, तो टाइटेनियम को किसमें कन्वर्ट होना है भैया? टाइटेनियम जो है किसमें कन्वर्ट होगा? बोले सर हीलियम में कन्वर्ट हो सकता है। और हीलियम में कन्वर्ट होने के लिए उसको बीटा पार्टिकल निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक ही तो बढ़ाना है इसको एक ही एटॉमिक नंबर बढ़ाना है, तो बीटा पार्टिकल निकाल देगा। अरे बीटा पार्टिकल निकाल देगा, क्या दिक्कत? कोई निकाल दिया बीटा पार्टिकल। चेक कर लो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देगा। प्रोटॉन ज्यादा है इसके पास। ठीक है, ये चीज ऐसी है जो कोई समझाएगा नहीं है आपको। ठीक है नहीं है? मेरे जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला वीडियो उसमें बिल्कुल डिटेल से करवाया हुआ है ये सारी चीजें। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन है कि नेपच्यूनियम सीरीज का अंतिम प्रोडक्ट क्या होगा? तो 4n+1 सीरीज है नेपच्यूनियम, 4n+1। तो बिस्मिथ और लेड में से चेक कर लो, +1 किसमें बचेंगे? 4 का भाग देने पर। हाँ भाई, इसमें तो बच नहीं सकते, इसमें बच सकता है, इसमें बच सकता है, तो बिस्मिथ होगा आंसर इसका। चेक कर लेना आराम से, क्या होगा भाई? बिस्मिथ आंसर होगा इसका, कोई दिक्कत? क्या होगा? बिस्मिथ आंसर होगा इसका, कर सकते हो आराम से। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्वेश्चन तो यार तुम खुद ही कर लोगे। किसकी पूछ रहा है? रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 0.693 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ 693। हटाओ इसको, 10 की घात 3, 10 की घात -3 का है ये पहला आंसर। इतना इजी आंसर, अगर ये देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज्ड टू डिटेक्ट द ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड सर्कुलेशन, सोडियम। अभी बात बताई थी मैंने, सोडियम।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। केएफ की वैल्यू, मोलिकुलर वेट जिसका ज्यादा है, किसका है, बेंजीन का है, तो बेंजीन सबसे ज्यादा। चेक कर लेना आराम से, मोलिकुलर वेट से होएगा। आपको पता है ना आराम से केएफ की वैल्यू क्या होती है, मोलिकुलर वेट के प्रोपोर्शनल होती है। तो मोलिकुलर वेट चेक कर लेना इसमें। अरे आरटी स्क्वायर 1000 डिवाइडेड बाई लेटेंट हीट, वो वाला कंसेप्ट लगेगा। तो लेटेंट हीट क्या होता है, हीट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट ऊपर जाएगा, तो मोलिकुलर वेट के प्रोपोर्शनल हो जाता है केएफ। तो जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है उसका केएफ भी ज्यादा होता है। एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है केबी का, वो भी मोलिकुलर वेट से होगा। ज्यादा दिमाग मत लगाना, बोलो सर रटे के इनकी वैल्यू नहीं रटनी। मोलिकुलर वेट ध्यान रखो, मोलिकुलर वेट बेंजीन का सबसे ज्यादा इनमें से, चेक कर लो एक बार। 60 होता है इसका, इसका कितना होता है, 78 होता है। 72 78, हाँ 78। डायमर नहीं, डायमर वाला कंसेप्ट मत लगाना, आरपीएससी मानती नहीं है डायमर को, टेंशन मत लो। हाँ जी, द पेयर ऑफ लिक्विड विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउंड लो। नेगेटिव डेविएशन का मतलब रिजल्टेंट जो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे। बेंजीन टॉलुइन आइडियल है, कार्बन डाइऑक्साइड एसीटोन ये पॉजिटिव डेविएशन है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन ये नेगेटिव डेविएशन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में। एथेनॉल और एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओस्मोटिक प्रेशर पूछा हुआ है, तो ओस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू सी आर टी होता है। हाँ भाई, कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 1/30। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है नहीं पता, 0.821 ले लेते हैं अपन, क्योंकि आंसर एटमॉस्फेयर में पूछ रहे हैं। 821 इंटू 300 ले लेते हैं, तो ये कट गया, 10 बच गया, 10 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 0.821। चेक करो देखिए कौन सा आंसर है, बोला थर्ड आंसर है सर। ठीक है, कर सकते हो, इजी न्यूमेरिकल है। लीस्ट सोल्यूबल गैसेज, तो इनर्ट गैसेज ही है लीस्ट सोल्यूबल। तो सोल्यूबिलिटी बताई थी गैस की, हेनरी लो, उसमें समझाया था हीलियम इज द करेक्ट आंसर। हेनरी लो से होगा ये क्वेश्चन भी बड़ी है कि इतने ग्राम ग्लूकोज को 100 ml जल में घोलकर विलियन ए तथा इतने ग्राम एसिटिक एसिड को 200 ml में घोलकर विलियन बनाए जाते हैं, तो प्राशन दाब क्या होगा, तो 60 दो इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो बराबर आएगा यार आंसर। चेक करना इसका, चेक करना बराबर आएगा। 120 लेके मत करना, 120 लेके करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है ना। 180, तो अपन एक काम करते हैं, इसका पाई 1 मान लेते हैं और मोलिकुलर वेट है 101.8 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100। ठीक है भाई, चलने दो। पाई वी आर टी एक पूरा ही लिखते हैं अपन, ऐसे लिख लेते हैं, सी आर टी 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 कर दिया, तो यहाँ पे C1 अपॉन C2 कंसंट्रेशन बनाओगे यहाँ पे। तो कंसंट्रेशन अपने पास वेट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम 1000 डिवाइडेड बाई 100। ये तो एक की कंसंट्रेशन होगी। अब दूसरे की कंसंट्रेशन बनाते हैं अपन, 1.2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया यहाँ पे 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 200 हो गया। तो ये कट गया यहाँ से, अरे यार 1000 से 1000 काटो, ये यहाँ से काटो 2, ये 120 हो गया, इस पॉइंट को पॉइंट से उड़ा दो, तो ये तो 1 हो गया और ये भी 20 हो गया, 1 हो गया, तो इसका पाई 1 और पाई 2 कितना आ गया आपका, बराबर आ गया। ठीक है भाई, कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में गलत कौन सा है। फॉलो राउट लो बिल्कुल करता है, डेल्टा इज मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 नहीं होता। फोर्थ आंसर इज करेक्ट। ऐसे भी क्वेश्चन देने के होते हैं क्या। द मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट फॉर वाटर इज इतना, तो 342 सुक्रोज 100 में, तो 342 से 342 गया, 1000 से 1000 गया, और ये डेल्टा टीएफ जो है वो कितने का आ गया, माइनस डेल्टा टीएफ आ गया 1.86 ही आ गया, और इसका क्या पूछ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस में चला जाएगा ये। इसका आंसर फर्स्ट है, कैसे देखो, डेल्टा टीएफ इक्वल टू मोलिलिटी इनटू केएफ, यही था। तो केएफ की वैल्यू 1.86 है और मोलिलिटी अपन निकालेंगे 342 डिवाइडेड बाई 342 और 1000 डिवाइडेड बाई 1000,
तो ये तो 1 हो गया ना, 1 हो गया। तो डेल्टा टी एफ कितना आया 1.86। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो होता है वो होता है डेल्टा टी एफ, जो होता है वो क्या होता है टी माइनस टी एफ, सॉरी टी एफ माइनस टी एफ इक्वल टू क्या आएगा 1.86। तो आंसर आ जाएगा आपका -1.86। क्योंकि जब भी आप सॉल्वेंट में कुछ मिलाते हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो 0 डिग्री पर पहले जम रहा था, अब कितने पर जमेगा -1.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, ये जमने लग जाएगा, फ्रीज होने लग जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है येलो केबी की वैल्यू आ गई, बोलो इसका क्या आंसर होएगा, बताओ देखिए। हाँ भाई, न्यूनतम पूछ रहा है इस बार, क्या पूछ रहा है, न्यूनतम पूछ रहा है। पिछली बार क्या पूछा था इसने, मैक्सिमम पूछा था, अब की बार इसने न्यूनतम पूछ लिया। तो जिसका मोलिकुलर वेट कम है वो चेक कर लो। एथेनॉल डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर का ज्यादा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एथेनॉल इज द करेक्ट आंसर। मोलिकुलर वेट कम होएगा उसका मिनिमम होएगा, तो एथेनॉल का सबसे कम मोलिकुलर वेट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 ग्राम 1000 ml में बोलना है अपन को 4 ग्राम, तो कितनी होगी इसकी n/10, 40 होता है ना मोलिकुलर वेट इसका, तो n/10 हो जाएगा इसका। चलो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। वांट ऑफ फैक्टर, थ्योरेटिकल मोलिकुलर वेट, ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट, ठीक है, पहला ही आंसर है। और क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा। सॉल्वेंट का तो है नहीं ना, सोल्यूट का आएगा, ठीक है भाई, ये आ गया फर्स्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड आंसर, देखते ही पता लग रहा है थर्ड आंसर। यहां पे ऐसे मत कर देना माइनस पीडीवी वगैरह, नहीं, कुछ नहीं करना, केवल क्यू प्लस डब्ल्यू, क्योंकि ये तो वर्क है बाद में लगेगा। चलो नेक्स्ट देखो, द एंथैल्पी ऑफ कंबंशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर, इतनी है, कार्बन की कार्बन मोनोऑक्साइड की कंबंशन एंथैल्पी इतनी है, तो एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पर मोल कितनी होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की पूछ रहा है क्या, चलो देखते हैं इसको। तो कार्बन, ये लो भाई CO2 कंबंशन आ गया, इसकी कितनी है -393.5, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछ रहा है ये कि इसका दहन करवाना है, CO2 बनाना है, तो इसकी कितनी है -283। तो अपन को क्या करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करनी है, इसको पलटो, ये प्लस हो जाएगा पलटते ही, तो CO2, हाँ जी CO2 और CO प्लस हाफ CO2, ठीक है, ये कट जाएगा, फिर CO2 से CO2 कट गया और हाफ CO2 से हाफ CO2 कट गया, तो ये आ गया कार्बन हाफ CO2 हाफ O2 प्लस CO, तो ये प्लस हो गया ना, तो 393 में से 383 हटा दो, माइनस का डोमिनेंट रहेगा इसलिए 110.5 आएगा माइनस का। कर सकते हो, हेस लॉ में समझाया था जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई थी। गिब्स हेमोलॉजी इक्वेशन आपकी सेकंड है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, Q0 होती है, बिल्कुल होती है Q0। वॉल्यूम आपका बिल्कुल कम रहता है, बिल्कुल सही बात है, वॉल्यूम कम रहेगा। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज होती है, बिल्कुल इंक्रीज होती है। हाँ भाई, वर्क डन होएगा आपका, वॉल्यूम कम होएगा तब, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। और डेल्टा ई नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब डिक्रीज होनी चाहिए ना, नहीं, इसका फोर्थ आंसर है इनकरेक्ट। ऐसे ही है डेल्टा ई और एच में रिलेशनशिप क्या है, तो यहां पे 10 है, यहां पे 12 है, तो अपनी इक्वेशन क्या है भाई, अपनी इक्वेशन है डेल्टा एच डेल्टा यू या डेल्टा ई, माइनस आएगा ना -2RT, ठीक है नहीं। अब ये ज्यादा है तब इसमें से माइनस हो रहा है बराबर करने के लिए। भाई माइनस किस में से होता है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसी में से माइनस होएगा, और माइनस होएगा तभी तो बराबर होएगा वो, ठीक है नहीं। इसका मतलब डेल्टा ई ग्रेटर देन किससे, डेल्टा एच से। नेक्स्ट है मैक्सवेल रिलेशनशिप आ रहा है, देखो ये रहा, किसके हिसाब से बराबर है, तो देखो चेक कर लेते हैं इसको। हाँ जी, चेक करें, हाँ जी। तो इक्वेशन आपको क्या बताई थी मैंने, एक तो बताई थी डेल्टा यू TdS माइनस PdV, इसी का है ये, तो शायद मेरे को ये लग रहा है पहली मैक्सवेल है ये, तो पहले का पहला मैक्सवेल स्क्वायर से भी कर सकते हैं और दूसरे का दूसरा,
यही है, और पहले का दूसरा कांस्टेंट, तो माइनस आएगा। तो माइनस वाला कौन सा है, या थर्ड या फोर्थ। तो अब क्या आएगा, दूसरे का पहला p, तो मिल गया आपको आंसर, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरे का दूसरा और पहले का दूसरा कांस्टेंट, ये आ गया आपका आंसर, फोर्थ मैक्सवेल। हाँ जी, नेक्स्ट है एंट्रोपी परिवर्तन के लिए स्वतः, क्यों दिमाग लगा रहे हो, इसका आंसर ये थर्ड, दिमाग मत लगाओ बिल्कुल भी, यही कहता है स्लो आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बाकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। द एंट्रोपीज ऑफ ऑल परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट सेम एट t इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया बात, 0 होती है, सेम होती है, थर्ड लॉ बोलता है ये केवल। फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस गिब्स फ्री एनर्जी चेंज शुड बी, तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है जीरो से कम होनी चाहिए, यानी नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है नहीं है। और गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि वो गिब्स वाली फंडामेंटल इक्वेशन लिख लो, माइनस एस डी टी प्लस वी डी टी, ठीक है। तो डी जी क्या आएगा, लेस देन 0, और ये कांस्टेंट कौन है, टी और पी। चेक करो, देखिए टी और पी कहां कांस्टेंट है, टी और पी कांस्टेंट, ये मिल गया, पहला ही आंसर है इसका। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट है, हाँ जी, टाइटेनियम, जर्कोनियम और हफनियम के आकार का क्रम क्या होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो ये ऐसे है, टाइ जरफ, तो हफनियम जो है किसके बाद आता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद आता है, किसके बाद आता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद आता है। तो इसकी और इसकी साइज तो बराबर होगी, लेकिन टाइटेनियम से बड़ी होगी, क्या होगी, टाइटेनियम से बड़ी होगी। तो हफनियम जर्कोनियम की साइज बराबर कहां है भाई, बोला सर तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को, बिल्कुल सही है। ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद में क्या होता है, साइज बराबर हो जाती है 3D और 4D और 5D सीरीज की, जिसमें से पहला एग्जांपल जर्कोनियम और हफनियम यहां पे लिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, विच एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग हैज लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस इन ट्राई पॉजिटिव। ये कल ही समझाया आपको मैंने एफ ब्लॉक वाले में, वाई बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी कल समझाया फर्स्ट, कल वाला वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हाँ जी, ये क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की क्या पूछ रहा है ये, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी पूछ रहा है, तो किसकी ज्यादा होगी, हैं, सिलिकॉन की सबसे ज्यादा होगी, और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में से मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, और सबसे कम सोडियम की होगी। तो इसका आंसर सेकंड जाएगा भाई। अरे ये तो पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर है ना, बेरिलियम और बोरोन में से किसकी होगी, बेरिलियम की होती है ना, तो मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, क्या दिक्कत होगी, क्लियर है। हाँ जी, 117 वाला, तो 118 वाला इनर्ट गैस है और 117 वाला हेलोजन फैमिली है, चेक करो आराम से कौन सी है। 57, तो 57 कहां रखा जाएगा, 57 तो डी ब्लॉक से ही करता है ये, तो लेंथेनम ही तो है। अरे 57 कौन है, लेंथेनम, तो डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ मेटेलिक करेक्टर, तो मेटेलिक करेक्टर आप देखोगे ना, आप जब पीरियड में मूव करोगे तो मेटेलिक करेक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, ठीक है। नहीं है तो पहले ऑप्शन में टिका रखा है, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, ये आप इधर से इधर मूव कर रहे हो, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सोडियम सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द सेट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। अरे यार क्यों पूछ रहा है ये, देखो खास बात क्या बोल रहा है, सेकंड पूछ रहा है, सेकंड में कौन होता है, ये होता है सेकंड में, एजीबी होता है सेकंड में, ठीक है। चलो, और थर्ड पूछ रहा है, थर्ड में टंगस्टन होता है, एयू होता है, कॉपर नहीं होता, टेक्नीशियम भी होता है सेकंड में, ठीक है। थर्ड में टेक्नीशियम नहीं होता, सेकंड में होता है। फर्स्ट में कौन होता है, फर्स्ट में सेक्वाइला, स्कैंडियम, इसका थर्ड आंसर आएगा ये वाला। एक तो वाई, डब्ल्यू और स्कैंडियम, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं आपके, ये आपका सेकंड में है, ये थर्ड में है, ये फर्स्ट में है। इसके हिसाब से चलना है जैसे बोल रहा है, अगर ऊपर नीचे कर दिया ऑर्डर गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्या मतलब है।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक करो, देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा, फटाफट बताओ। थर्ड आंसर दिख रहा है क्या, 20-20 इलेक्ट्रॉन है सब में। ये क्या है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर। और 16 15, तो 15 वाले का आपका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, तो लेंथ कम होती है और नेगेटिव आयन है, इसका पहला ही आंसर है। दिख रहा है ना आपको, फर्स्ट आंसर ये है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, तो ये फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा करेक्टली मैच है, तो NO2 माइनस वी शेप होता है, बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, नहीं होता बॉन्ड ऑर्डर 2, वी शेप होता है, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है, बिल्कुल सही है। प्लेनर ट्राइगोनल है, बॉन्ड ऑर्डर 2 नहीं होता, निकाला हुआ है इनका, रेजोनेंस में बताया था। NO3 का भी प्लेनर होता है लेकिन बॉन्ड ऑर्डर 1.5 नहीं होता। 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, तो 3 बनेगी, तो 3 3 5/2, 5/3 सॉरी, तो इसका 1.5 नहीं आएगा, तो इसका आंसर सेकंड है, वी शेप है, 1.5 है। BRF शेप पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, शेप। शेप का मतलब लोन पेयर काउंट नहीं होंगे, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करोगे आप, तो यहां पे कुछ ऐसा दे ही नहीं रखा। BRF5, 7 + 5 12 ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर पैरामीटर, थर्ड आंसर कर लोगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम इज, तो आपको अच्छी तरह पता है कि सबसे ज्यादा जो होती है वो सल्फर की होती है, फिर सेलेनियम की होती है, फिर Te की होती है, ऑक्सीजन की सबसे कम होती है, पता है ना ये, तो ऑर्डर जो है सेकंड आएगा। मेरे को पता है बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, ऑर्डर क्या किया है, फोर्थ वाला किया है, जबकि फोर्थ वाला नहीं होगा, एक्चुअल में ऑर्डर ये है डाटा वाइज, ठीक है, नहीं है बताने को बता देते हैं, इसका आंसर आपका सेकंड जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज, ये कोई 20 बार आ चुका है, मैंने बताया था NO NO2 ये आ जाए तो ये पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होती है, तो यहां पे आंख बंद करके NO। हाँ जी, नेक्स्ट कौन है, सोल्यूबिलिटी ऑफ सिल्वर हैलाइड, तो AgF की सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, बताई हुई है, चर्चा की हुई है, तो AgF है क्या, और किसी में नहीं है, ठीक है, सही ऑर्डर है। NO3 माइनस जो होता है वो लीनियर होता है, NO3 माइनस कैसा होता है भाई, लीनियर होता है, तो शेप ही तो पूछ रहा है NO3 माइनस की, क्या दिक्कत हो गई, ठीक है। ये क्वेश्चन भी GIOC में डिस्कस किए हुए हैं बेटा सारे के सारे। जब रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्बिटल्स, मेरे को पता है ऑर्बिटल्स का नाम आ गया यहां पे, ठीक है नहीं है ऑर्बिटल्स, तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स से आंसर दिया जाता है, न कि ओवरलैपिंग से, और इसका आंसर sp3 सबसे ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ sp3 ऑर्बिटल्स की ज्यादा होती है, क्लियर है। हाँ जी, ये बोल रहा है कि 2.5 बॉन्ड ऑर्डर कौन से ट्राइड का होगा, तो आप देख लो बॉन्ड ऑर्डर किसका है, कौन सा ट्राइड है, 2.5, तो 14 इलेक्ट्रॉन देखो, 14 इलेक्ट्रॉन 3 होता है, तो या तो 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 15 होंगे या 13 होंगे, तो ये तो हो गया 13, 8 7 15, तो ये पहला ही मिल गया यार। आरपीएससी मेहनत ही नहीं करवाता भाई, 30 से चौथे क्यों डालता है इसको कम से कम। द मोलिक्यूल और आयन इन विच हाइड्रोजन बॉन्ड विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड, ये भी करवाया हुआ है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, H3O+ में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, ये केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया हुआ है ढंग से। हाँ जी, नेक्स्ट है द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डाइवेलेंट आयन इन एक्वस सॉल्वेंट, 26 बोल रहा है, 26 का मतलब आयरन और डाई आयन बोल रहा है, तो 24 हो गई इलेक्ट्रॉन, 24 का मतलब हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया D6, और D6 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4.9 आंसर है इसका, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो भैया रुथेनियम और ओस्मियम के अलावा कोई शो नहीं करता, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही एलिमेंट शो करते हैं, या तो रुथेनियम शो करता है या ओस्मियम शो करता है, ठीक है नहीं है। इवन एफ ब्लॉक वाले भी नहीं करते, नेपच्यूनियम प्लूटोनियम +7 तक ही रह जाते हैं, जबकि ये +8 तक करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। डायमैग्नेटिक स्पीशीज पूछ रहा है ये, और डायमैग्नेटिक स्पीशीज D8 कॉन्फ़िगरेशन, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, पहला ही आंसर है ये, NiCN4-2, ठीक है नहीं है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन जिंक के पास, निकल के पास हैं, जो सारे के सारे आगे जाके पेयर हो जाएंगे, एक d ऑर्बिटल आपका वेकेंट करेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, तो डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन, तो
NO में NO2 प्लस में sp होता है, इसमें sp2 होता है, इसमें sp3 होता है। चेक कर लो, सेकंड आंसर है। ठीक है भाई। नेक्स्ट जब चेक करोगे क्वेश्चन, ये है रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। रेगुलर ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा है तो ये मान के चलना कि आप जॉन टेलर एब्सेंट होना चाहिए बच्चा, जॉन टेलर एब्सेंट होना चाहिए। तो इनमें से जॉन टेलर किसमें नहीं होगा? क्रोमियम में है, चेक करो, क्रोमियम में है, Mn में, कोबाल्ट में भी है, Mn में नहीं है शायद, Mn वाटर आएगा इसका आंसर। चेक करो, देखें यही है क्या आंसर? हाँ भाई बिल्कुल यही है। क्यों? क्योंकि Mn के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Mn के पास होते हैं आपके 7 इलेक्ट्रॉन, 5 तो डी में होते हैं, ठीक है नहीं है, और वीक फील्ड है, 5 के 5 ऊपर नीचे पर जाएंगे, 2 आपके हट गए इलेक्ट्रॉन, तो 3 नीचे 2 ऊपर, बिल्कुल सिमेट्रिकली फील्ड, जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं है, इसका मतलब आंसर ये है। चलिए भाई, नेक्स्ट है कलरलेस कंपाउंड। कलरलेस पूछ रहा है ना ये, तो कलरलेस में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, तो इसका आंसर भी चेक कर लो, देखिए फटाफट। हाँ जी, कैडमियम ZnCdHg, बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो D10 रहेगा इनका कॉन्फ़िगरेशन, तो सेकंड आंसर है इसका। ये तो कुछ चेक कर लो। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेट्राएमीन प्लेटिनम सेकंड हेक्सासाइनोफेरेट। हेक्सासाइनोफेरेट, टेट्राएमीन प्लेटिनम, टेट्राएमीन प्लेटिनम हेक्सासाइनोफेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट। तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी? इसकी +2 इधर आएगी और इसकी इधर जाएगी। हाँ जी, इसकी इधर जाएगी तो ये +3 में आएगा ना, तो इसका फोर्थ आंसर है। चेक करो, देखिए एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना? क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे इधर दिख रहा नहीं है कि तुम्हें 3 है, तो 3 इधर गया, -3 हुआ, तो ये क्या हो गया? +3, और ये 2 इधर है तो +2 इधर आया, तो ये प्लेटिनम +2 जाएगा। नेक्स्ट है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स अमॉन्ग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है? तो चेक कर लो, वीक लिगेंड किसके पास है, अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम किसके पास आएंगे? फोर्थ है इसका आंसर, MnCl6। बोलो सर कोबाल्ट क्यों नहीं हो सकता? भैया कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और +3 में ऑक्सीजन बॉन्डेड सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपका वीक फील्ड है जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है नहीं है? इसमें कौन सी हाइब्रिडेशन पाई जाएगी? इसमें मिलेगी आपकी, दोनों मिलेगी, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। सिस ट्रांस दिख रही है, और इसका जो सिस वर्जन होगा उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। आपको बताया था ना प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, हाँ वो नहीं मिलेगी इसमें। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, फटाफट देख लेते हैं इनको। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंट, पहली चीज कोबाल्ट +2 आ गया तो 0 है, तो ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। और इसमें अभी चेक किया ही था अपन ने, आयरन +2 में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्रोमियम में होंगे, क्रोमियम +2 में कितने होंगे? हाँ जी, कोबाल्ट में कितने होंगे? कोबाल्ट +2 में कितने होंगे? ये तो गड़बड़ कर रखा है यार सारा ही, ये तो गड़बड़ कर रखा है। क्रोमियम में कितने होंगे भाई? चेक करो, देखें। अच्छा, कॉपर +2 है, सॉरी। हाँ जी, क्रोमियम में 4 होंगे, आयरन में 2 होंगे, आयरन में भी 4 होंगे, इसमें कितने होंगे? 4, एक कम हो गया ना, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, और इसमें बचेगा 1, तो इसका आंसर 4 जाएगा। 4 4 3 1 कर सकते हो। ये भी समझा, 1 to 100 होता है। और नैनो पार्टिकल का मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है, डिक्रीज होता है। जब जब नैनो पार्टिकल की साइज बढ़ाई जाएगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, डिक्रीज आएगा इसका। इसका IUPAC नाम आप दे देना, क्या नाम है? हाँ जी, क्या नाम है? देखिए बताओ, देखिए एमीन पहले आएगा या एक्वा पहले आएगा? एमीन पहले आएगा या एक्वा पहले आएगा? एमीन पहले आएगा, तो यहां पे टेट्राएमीन, एक्वा, ब्रोमो, कोबाल्ट, थर्ड नाइट्रेट, इसका आंसर सेकंड है। तो भैया पूरे 150 क्वेश्चंस अपन सोल्व कर लिए। मुश्किल से 1 घंटे का वीडियो हुआ होगा, 1.25 घंटे का मान लो खींच के। ठीक है नहीं है? तो वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि इस टाइप के अपडेट चाहिए और भी। ठीक है नहीं है? तो आपको चैनल पे बने रहना है। और अब जो है मैं सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, इसका सेकंड पेपर डिस्कस करूंगा, वो उसके लिए वेट कीजिए। इसको टारगेट देते हैं अपन 100 लाइक का। इस वीडियो को अगर 100 लाइक मिलेंगे
तो मैं सेकंड वीडियो इसका सेकंड पेपर का सॉल्यूशन लेके आऊंगा। अब ये आपके ऊपर है, इसका सॉल्यूशन आप चाहते हो नहीं चाहते। ठीक है भाई, मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। पढ़ते रहना।